हाँ जी, तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है पाइथन। अब हम पाइथन लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं। तो पाइथन लैंग्वेज क्या है और किस टाइप की है? आपके ओ लेवल के सिलेबस में पहले जो पुराना सिलेबस था, पुराने सिलेबस में सी लैंग्वेज हुआ करता था, सी लैंग्वेज था। और अब जो न्यू लैंग्वेज है, जो न्यू कोर्स है, उसमें एक पाइथन लैंग्वेज आ गई है। पाइथन को अगर कहें तो पाइथन बहुत ईजी है एज़ कम्पेयर सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज को समझने में बहुत टाइम लगता था, ठीक है, बट पाइथन के अंदर जो कोडिंग होती है, कोडिंग बहुत इजी है इसके अंदर। मतलब काम करना बहुत इजी हो जाता है। बहुत इजी लैंग्वेज है, बहुत जल्दी आप सीख सकते हैं अगर थोड़ा सा इसके लॉजिक्स पे ध्यान दिया जाए। क्योंकि लॉजिक की अगर हम बात करें तो चाहे आप पाइथन सीख रहे हैं, चाहे आप सी प्लस प्लस कर रहे हैं, या फिर आप जावा कर रहे हैं, आप कोई भी लैंग्वेज अगर आप करते हो तो सभी लैंग्वेज का जो लॉजिक होता है वो लॉजिक सेम होता है। लॉजिक में कोई डिफरेंस नहीं होता। अगर आपको लॉजिक पता है तो आप किसी भी लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ लॉजिक ही होता है जो हमें अप्लाई करना होता है। इसके अलावा तो बस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हमें सिंटेक्स समझना है, यानी कि हमें तरीका समझना है कि हमें उसमें लिखना कैसे है। बट एक्चुअल जो टास्क होता है, एक्चुअल जो मेन, अगर हम बात करें मेन टास्क की बात करें, तो वो लॉजिक होता है कि हमें लॉजिक आना चाहिए। तो चलिए हम धीरे धीरे लॉजिक्स पे भी बात करेंगे कि कौन से लॉजिक हम करेंगे और लॉजिक हम कैसे बिल्डअप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा जो लैंग्वेज है पाइथन है। पाइथन है क्या और पाइथन किस लिए यूज़ होता है? Python is a general purpose, dynamic, high level, and interpreted programming language. It supports object oriented programming approach to develop application. It is simple and easy to learn and provide a lot of high level data structure. यानी कि पाइथन किस टाइप का है? पाइथन अगर हम कहें तो ये जनरल पर्पस लैंग्वेज है, और ये जितना इजी लैंग्वेज है उतना ही इसने ब्रॉड एरिया ग्रैब किया हुआ है। यानी कि पाइथन बहुत सारे एरियाज़ में काम करता है। बहुत सारे एरियाज़ के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ये प्रोग्रामिंग तैयार कर सकते हैं पाइथन की हेल्प से। तो बेसिकली हम इसको कहेंगे जनरल पर्पस, क्योंकि हर एक काम के लिए यूज़ होता है। डायनेमिक लैंग्वेज होता है, इसमें कोई स्टैटिक यानी कि फिक्स नहीं है, डायनामिज्म है इस लैंग्वेज के अंदर। इट्स एन हाई लेवल लैंग्वेज एंड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब व्हाट इज़ इंटरप्रेटर? इंटरप्रेटेड का मतलब क्या है? अब इसमें इंटरप्रेटर को समझने के लिए आपको एक और कंपाइलर आपको समझना पड़ेगा कि कंपाइलर क्या होता है। दो तरह के हमारे लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए ना सॉफ्टवेयर आते हैं। एक को हम कंपाइलर कहते हैं और एक दूसरा होता है इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या करता है कि कंपाइलर जैसे सी लैंग्वेज हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, इन लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि ये दोनों ही कंपाइलर और इंटरप्रेटर, दीज आर द कन्वर्टर। कन्वर्टर का मतलब क्या होता है? जो लैंग्वेज बदलते हैं। जैसे हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हम कर रहे हैं तो वो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज होता है। एक लैंग्वेज होता है हाई लेवल, दूसरा लैंग्वेज होता है लो लेवल। हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होता है जो जिसको हम इजीली समझ सकते हैं, हम इजीली पढ़ सकते हैं। जैसे कि जिसमें इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ हो गए, और जिसको रीड करना या रीड करना बहुत इजी होता है हमारे लिए, क्योंकि हम हमारी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश से रिलेटेड है, मैथ्स हम इजीली समझ सकते हैं। तो इस तरह के जो लैंग्वेज होते हैं उसको हाई लेवल बोला जाता है। और जो लो लेवल लैंग्वेज होता है, लो लेवल का मतलब होता है मशीन से रिलेटेड लैंग्वेज। अब मशीन हमारा किस लैंग्वेज पे काम करता है? मशीन लैंग्वेज कहें तो क्या है? बाइनरी। बाइनरी, यानी कि 0 एंड 1 में वो काम करता है। अगर मैं 0101 करके कुछ आपको नंबर्स दे दूं तो वो हम इजीली समझ नहीं पाएंगे कि वो है क्या, बट मशीन उसको बहुत इजीली समझ सकता है। तो वो होता है लो लेवल। तो कभी भी जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आप काम करते हैं उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हमेशा लो लेवल में कन्वर्ट करना पड़ता है, तभी सिस्टम उसको प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है। तो इसके लिए हमारे दो सिस्टम सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, एक कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर। कंपाइलर सी प्लस प्लस टाइप की लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, और जो इंटरप्रेटर है वो हमारा जैसे पाइथन में यूज़ होता है, हमारा जावा में भी यूज़ होता है, और जावा स्क्रिप्ट जो आप लैंग्वेज आपने पढ़ी हुई है उसके लिए भी पाइथन सॉरी इंटरप्रेटर यूज़ होता है, जो उसको हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट करेगा। अब दोनों की वर्किंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, डिफरेंस समझते हैं। कंपाइलर
क्या काम करता है, जैसे आपने ये पूरा कोड लिखा, फॉर एग्जांपल ये पूरा कोड है, कंपाइलर का काम होगा इस पूरे कोड को एक बारी में पढ़ना, और पढ़ने के बाद जहाँ जहाँ उसको एरर दिखेगी, जहाँ जहाँ मिस्टेक्स दिखेंगी, उन सभी एरर को वो एक साथ शो कर देगा यूज़र को। जो प्रोग्रामर है उसको एक साथ सारे एरर दिखा देगा कि आपके लाइन नंबर 2 में प्रॉब्लम है, लाइन नंबर 5 में आपके एरर है, लाइन नंबर 8 में एरर है। तो वो सारे एरर एक साथ दिखाता है, वन गो में पूरा प्रोग्राम रीड करता है। जो इंटरप्रेटर होता है, इंटरप्रेटर का काम क्या होता है कि वो लाइन बाय लाइन चेक करता है। वो क्या करेगा, पहले इस लाइन को चेक करेगा, एक लाइन ठीक है तो इसका आउटपुट जनरेट कर देगा डायरेक्टली, ठीक है, इसको प्रोसेस कर देगा। फिर सेकेंड लाइन रीड करेगा, फिर इसको इसका प्रोसेस कर देगा, मतलब आउटपुट जनरेट कर देगा। थर्ड लाइन रीड करेगा, इसको लो लेवल में कन्वर्ट करके आउटपुट जनरेट कर देगा। तो हमारा इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन रीड करता है। और जैसे ही मान लो वो फोर्थ लाइन पे आया और उसको कोई एरर दिख गई, तो एरर दिखा तो वहीं पे उसने यूज़र को बता दिया कि इस लाइन में आपका एरर है, प्रोग्रामर को बता दिया कि इस लाइन में आपका एरर है और आप इसको ठीक करिए। बस पाइथन का काम ये होता है, लाइन बाय लाइन वो चेक करता है। फिर उसके बाद मान लो फोर्थ लाइन की एरर ठीक करके दोबारा से हमने इंटरप्रेटर को दिया अपना प्रोग्राम कि वो दोबारा से उसको इंटरप्रेट करे, तो फिर वो शुरू से शुरू करेगा, स्टार्टिंग से पहली लाइन कन्वर्ट करेगा, सेकेंड लाइन कन्वर्ट करेगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एक एक करके कन्वर्ट करेगा जब तक कि उसको एरर नहीं मिल जाती। और अगर एरर नहीं है पूरे प्रोग्राम में तो फिर एक एक करके वो पूरी लाइनों को वो कन्वर्ट कर देगा। लेकिन कंपाइलर तब तक कन्वर्ट नहीं करता है जब तक पूरा का पूरा प्रोग्राम एरर फ्री नहीं होता है, ठीक है। इसमें एक और डिफरेंस होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में, कि कंपाइलर क्या करेगा, जब वो पूरा उसको कोड मिल जाएगा एरर फ्री, आपने एरर फ्री करके उसको दे दिया, उसको एरर नहीं मिला अब, तो वो पूरा कोड को कन्वर्ट करेगा लो लेवल में और एक अलग से फाइल बनाएगा जिसको हम ऑब्जेक्ट फाइल कहते हैं। कंपाइलर एक बीच में एक और फाइल बनाता है जिसको हम ऑब्जेक्ट फाइल कहेंगे। ऑब्जेक्ट फाइल बेसिकली लो लेवल लैंग्वेज की ही होती है और उसी लो लेवल लैंग्वेज को फिर एग्जीक्यूट करके आउटपुट जनरेट किया जाता है। तो कंपाइलर का काम ये होता है, पहले पूरा प्रोग्राम एक साथ चेक करेगा, फिर एक ऑब्जेक्ट फाइल बनाएगा और ऑब्जेक्ट फाइल से वो आउटपुट जनरेट करेगा। फिर उसको मेन फाइल की ज़रूरत नहीं है, सोर्स कोड की ज़रूरत नहीं होती। बट इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर एक एक करके डायरेक्टली आउटपुट जनरेट करता है। लाइन चेक करा, आउटपुट जनरेट करा, लाइन चेक करा, आउटपुट चेक जनरेट करा, बीच में कोई वो ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनाता है, वो डायरेक्टली आउटपुट जनरेट करता है। इसलिए हमारा प्रोग्राम जब इंटरप्रेटर होता है तो हो भी सकता है कि आधा चल के फिर वो एरर दे दे, ठीक है। जैसे हमने कल की क्लास में देखा था, जो पाइथन का हमने प्रोग्राम बनाया था, अगर किसी एक लाइन में एरर है तो उस लाइन से पहले का तो उसने कोड जनरेट कर दिया, बट जैसे ही एरर जनरेट हुआ उसने वहाँ पे एरर हमें शो कर दिया, उसके बाद का कोड वो नहीं चलाएगा। तो ये डिफरेंस है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। समझ में आया सबको? यस मैम। एक बार थोड़ा फटाफट मुझे कंपाइलर इंटरप्रेटर का डिफरेंस बता दीजिए। मैम कंपाइलर और जो इंटरप्रेटर है वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज पे कन्वर्ट करते हैं। और मैम कंपाइलर जो होता है वो फास्ट होता है इंटरप्रेटर से, क्योंकि हाँ ठीक है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। इसमें एक्चुअली अगर कभी डिफरेंस पूछा जाए, क्योंकि ये वाइवा में डिफरेंस पूछा जाता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में, तो इस लाइन को अगर आप मतलब फास्ट एंड स्लो का आप ना ही लिखे तो बेटर है, क्योंकि दोनों ही अपने अपने लेवल पे फास्ट हैं। रीज़न ये है कि कंपाइलर अगर कंपाइल उसको एरर नहीं मिलता तो वो फास्ट है, ठीक है। और वैसे हम कहें कि ऑब्जेक्ट कोड बीच में बनाएगा फिर उसका आउटपुट जनरेट करेगा, तो इस केस में वो स्लो हो जाता है। लेकिन अगर हम इंटरप्रेटर की बात करें तो इंटरप्रेटर साथ के साथ हमें आउटपुट जनरेट करके देता है एक एक लाइन चेक करके, तो उस केस में वो भी फास्ट है। तो यहाँ पे फास्ट और स्लो में हम ये नहीं बता सकते कि कंपाइलर बहुत ज़्यादा फास्ट है या इंटरप्रेटर बहुत ज़्यादा फास्ट है। ये नंबर ऑफ़ एरर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इंटरप्रेटर को अगर एरर नहीं मिलता तो वो बहुत फास्ट है, क्योंकि उसको बीच में कोई एक फ़ाइल बनाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। और जो कंपाइलर है, कंपाइलर को बीच में एक फ़ाइल बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो उस केस में वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं बता सकते कौन सा फास्ट कौन सा स्लो।
हाँ जी, और डिफरेंस क्या था और बताइए। और डिफरेंस बताइए कंपाइलर इंटरप्रेटर में। मैम ऑब्जेक्ट कोड वाला था, कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट करता है जो हम्म। अलग से फाइल बनती है, और हम्म। और इंटरप्रेटर नहीं करता है। इंटरनेट का मैनेजमेंट। ठीक है। यस। और एक है कि कंपाइलर पूरा प्रोग्राम वन गो में चेक करता है और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चेक करता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है जो यस। कंपाइलर इंटरप्रेटर में हो गए। ओके, तो इस तरह से हमारा जो पाइथन है वो हमारा इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, और ये सपोर्ट करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच को। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है कि इसमें एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट बनेगा और उस ऑब्जेक्ट पे काम होगा। और ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी क्या होगी, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज़ एंड मेथड्स दोनों चीज़ें होंगी, यानी कि एक ऑब्जेक्ट एक इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट यूनिट होगी जो अपना काम और अपनी प्रॉपर्टीज़ अपने अंदर होल्ड करता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो जावा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। ठीक है, अगर हम सी और सी प्लस प्लस की बात करें तो वो प्रोसीडुअल ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है, तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, तो पाइथन के अंदर भी बनते हैं। तो डेवलप द एप्लीकेशन एंड इट इज़ सिंपल, जैसे हमने कल भी देखा था, बहुत सिंपल लैंग्वेज है, बहुत इजी है, बहुत इजीली आप इसको लर्न कर सकते हैं। एंड प्रोवाइड द लॉट ऑफ हाई लेवल डेटा स्ट्रक्चर, और इसके अंदर अलग अलग टाइप के डेटा स्ट्रक्चर है, हाई लेवल डेटा स्ट्रक्चर है जो आपको डिफरेंट डेटा को स्टोर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, पाइथन इज़ नॉट इंटेंडेड टू वर्क इन अ पर्टिकुलर एरिया, यानी कि ये पर्टिकुलर किसी एक एरिया पे काम नहीं करता। जैसे कि हम वेब प्रोग्रामिंग की बात करें कि क्या ये वेब पेज ही बनाता होगा या फिर ये एप्लीकेशन प्रोग्राम ही बनाता होगा, कि नहीं, पाइथन को हम मल्टीपर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहेंगे क्योंकि ये हर एरिया में काम करता है। जैसे कि वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए भी हमारा पाइथन यूज़ होता है, एंटरप्राइज एप्लीकेशंस बनानी है तो भी हमारा पाइथन यूज़ होगा, 3D कैड के लिए एप्लीकेशंस बनानी है तो भी हमारा पाइथन यूज़ होता है। अगर आपको पाइथन के आगे स्कोप अगर करना है, देखना है, तो हम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो भी हमारा पाइथन से ही शुरुआत होती है। तो पाइथन इट्स अ ब्रॉड एरिया जिसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब लेटेस्ट वर्जन की बात करें तो हमारा दिसंबर में हमारा पाइथन हमारा रिलीज़ हुआ था 3.8.1, बट अभी और 3.9.1 भी इसका वर्जन हमारा पाइथन का आ चुका है। नेक्स्ट हम पाइथन के फीचर्स की बात करें कि पाइथन में क्या क्या फीचर्स हैं, तो इजी टू लर्न है, बहुत इजीली आप इसको लर्न कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है, एक्सप्रेशन बहुत मतलब इजीली आप इसके अंदर कोडिंग करके आप अपने जो लॉजिक्स है उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज होता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब है ये हर प्लेटफॉर्म पे चलता है। अगर हम ब्राउज़र की बात करें तो अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो किसी भी उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है, और हर जगह ये आउटपुट जनरेट करेगा, किसी मतलब प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है। देन फ्री एंड ओपन सोर्स है आपका। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, एक्सटेंसिबल है, यानी कि इसको बढ़ा सकते हैं आगे। लास्ट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इसकी होती है। जीयूआई प्रोग्रामिंग भी इसके अंदर कर सकते हैं, यानी कि अगर हमें ग्राफिकल, जीयूआई की फुल फॉर्म होते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, अगर हमें कोई विंडो बनानी है तो वो भी हम इसके अंदर बना सकते हैं, ग्राफिकल भी इसके अंदर क्रिएट किया जा सकता है। इंटीग्रेटेड लैंग्वेज है, यानी कि दूसरी लैंग्वेज के साथ भी इसको मर्ज अप करके काम किया जा सकता है। पाइथन के अंदर हमारे कौन कौन से एप्लीकेशंस हम जनरेट करते हैं, तो पाइथन के अंदर अगर हम कहें क्या क्या बन सकता है, तो इसके अंदर वेब एप्लीकेशन बन सकते हैं, आप वेबसाइट्स बना सकते हैं, डेस्कटॉप की जीयूआई एप्लीकेशंस बना सकते हैं। डेस्कटॉप जीयूआई एप्लीकेशन जैसे पेंट, इस टाइप का कोई एप्लीकेशन आपको बनाना है आप इजीली बना सकते हो। सॉफ्टवेयर डेवलप किया करते हैं, साइंटिफिक एंड न्यूमेरिक, यानी कि इसका यूज़ साइंटिफिक एंड न्यूमेरिक कैलकुलेशंस के लिए या साइंटिफिक न्यूमेरिक टाइप के सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, यानी कि लार्ज नंबर के कैलकुलेशंस भी बहुत इजीली कर सकते हैं। बिजनेस एप्लीकेशंस आप बना सकते हैं, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन आप डिज़ाइन कर सकते हैं,
ऑडियो वीडियो के अगर आपको एप्लीकेशन बनाने हैं, यानी कि मल्टीमीडिया टाइप के कोई एप्लीकेशंस बनाने हैं, तो वो भी आप बना सकते हैं। 3D कैड, एंटरप्राइज एप्लीकेशंस फॉर इमेजेस, यानी कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इमेजेस इसके अंदर डिज़ाइन किए जा सकते हैं। तो पाइथन के अंदर बहुत बड़ा एरिया है, ब्रॉड एरिया है, और बहुत सारी चीज़ों पे ये काम करता है। डिक्लेयरिंग वेरिएबल एंड असाइनिंग वैल्यू, यानी कि अगर अब पाइथन में मतलब कोड कैसे करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, तो पाइथन का कोड करने के लिए आपको वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करने पड़ते हैं। सबसे पहले हम वेरिएबल की बात करते हैं। वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल बेसिकली एक प्लेस होता है जहाँ पे आप अपना डेटा स्टोर करके रख सकते हैं, यानी कि मेमोरी में एक लोकेशन क्रिएट कर देता है जहाँ पे आप अपना डेटा स्टोर करोगे। तो कैसे इसमें डिक्लेयर किया जाता है? जिन्होंने जैसे सी या C++ पढ़ी है तो उनको पता है, जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो आगे डेटा टाइप लगता है। डेटा टाइप का मतलब होता है कि किस टाइप का डेटा इसके अंदर स्टोर कर रहे हैं इस वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे जो a नाम है, a इज़ अ वेरिएबल, और 10 जो है उसकी वैल्यू है, यानी कि a के अंदर हमने 10 स्टोर कर दिया, नेम के अंदर हमने रवि स्टोर कर दिया, सैलरी के अंदर हमने फ्लोट वैल्यू यानी कि पॉइंट्स वैल्यू स्टोर कर दी। तो इस तरह से हम सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसके अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं। तो पाइथन के अंदर बहुत इजीली है वेरिएबल को डिक्लेयर करना। बट अगर हम सी की बात करें या C++ की बात करें तो आपका सिंटेक्स होता था इंट a इक्वल्स टू 10, यानी कि इसके आगे आपको डेटा टाइप लगाना पड़ता था कि इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, कि किस टाइप की वैल्यू है वो। इसके अंदर मल्टीपल असाइनमेंट भी होता है। मान लो A, B और C तीन आपने वेरिएबल डिफाइन करे हैं, तीनों के अंदर आपको 60 स्टोर करना है, तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। या फिर आप तीन आपने वेरिएबल डिफाइन करे हैं बट तीनों में अलग अलग वैल्यू देनी है, तो कॉमा के साथ आप यूज़ कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को भी कॉमा के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो एक कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जाएगी, यानी कि 10 की वैल्यू A, 20 B में जाएगा, 30 C में जाएगा। देन इसके अंदर अगर हम इसकी वैल्यू को अगर हमें प्रिंट करना है, दिखाना है, तो उसके लिए प्रिंट कमांड यूज़ होती है। प्रिंट एंड ब्रैकेट के अंदर आप वेरिएबल लिख दो, ये इस तरह से प्रिंट करता है। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम इतना ही देखते हैं, और अभी मैं आपको पाइथन कैसे हम इंस्टॉल कैसे करते हैं उसका मैं बताती हूँ कि पाइथन की इंस्टॉलेशन कैसे होगी। जब भी आपको पाइथन का इंस्टॉल करना है तो आपको लिखना है python.org। आपको इस पे जाना है python.org वेबसाइट पे। ये पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड्स मिलेगा। इसमें आपको पाइथन के जो लेटेस्ट जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सब आपको इसके अंदर मिल जाएगी। इसके डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी पाइथन से रिलेटेड। ठीक है, आपको इसकी कम्युनिटी है, सक्सेस स्टोरी है, न्यूज़ है, इवेंट्स है, ये सब चीज़ आपको अवेलेबल हो जाएगी। देन अब पाइथन को डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड्स में जाएंगे। डाउनलोड में ऑल रिलीजेस पे क्लिक करेंगे तो जितने भी रिलीजेस है सारे आ जाएंगे। और इसके अंदर अगर आपको विंडोज़ के लिए इंस्टॉल करना है, मैक ओएस के लिए करना है, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म इसमें अवेलेबल है, प्लेटफॉर्म के लिए वर्जन्स भी अवेलेबल हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप डाउनलोड्स पे जाते हैं तो डाउनलोड्स फॉर विंडोज़ यानी कि विंडोज़ का ही लेटेस्ट वर्जन दिखा रहा है 3.9.1। अब आपको फुल लिस्ट देखनी है तो इस पर आप क्लिक करेंगे व्यू द फुल लिस्ट ऑफ द डाउनलोड्स। इस पे जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके लेटेस्ट वर्जन दिखा देता है कि कौन से आपके वर्जन्स अभी अवेलेबल हैं। तो फिलहाल 3.9 ये पाइथन का वर्जन अवेलेबल है, और ये 10.5 और ये हमारा जो रिलीज़ हुआ था वो आपका फर्स्ट रिलीज़ आपका 2020 10/5 को, और एंड सपोर्ट ये बाकी इसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और अगर आपको प्रॉपर इसकी रिलीजिंग डेट देखनी है तो इसके नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको ये रिलीज़ डेट दिखा रहा है पाइथन 3.9.1 7 दिसंबर को 2020 ये रिलीज़ हुआ था। अब इसमें डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड्स पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप थोड़ा सा पेज को स्क्रॉल करके डाउन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अलग अलग फाइल्स मिलेगी।
जो अलग अलग प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग होगी। जैसे कि लास्ट में जाएंगे तो विंडोज इंस्टॉलर 64 बिट 32 बिट। अब आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग जो भी आपका 32 बिट का है तो 32 बिट का इंस्टॉलर आप डाउनलोड करेंगे, 64 है तो 64 बिट का डाउनलोड करेंगे। ठीक है, मैक ओएस के लिए दे रखा है आपका, और एम्बेडेड पैकेज के लिए दे रखा है, तो हर एक के लिए आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो मेरा सिस्टम जो है 64 बिट का है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगी। यहाँ से हमारा जो है पाइथन डाउनलोड होना शुरू हो गया है। अब ये कंप्लीट डाउनलोड होगा, तो डाउनलोड होने के बाद हम इसको इंस्टॉल करना बताएंगे कि इंस्टॉलेशन इसकी कैसी होती है। हाँ जी, चलिए, तो हमारा ये डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे मेरा पहले से ये डाउनलोड है, इसलिए ये ऐसा दिखाई दे रहा है कि मैं एक काम करती हूँ, इसको अनस्टॉल करके अगेन मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हमें इंस्टॉल करना है। इसको कंप्लीट सेटअप में बता देती हूँ। कंट्रोल पैनल से मैं इसको कर देती हूँ डिलीट। इंस्टॉल प्रोग्राम, ये है पाइथन 3.9.1 इंस्टॉल। तो ये इंस्टॉल कर रही हूँ मैं पहले। हाँ जी, तो हमारा इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद इसको करेंगे क्लोज। ठीक है, यहाँ से भी हट गया, तो हमारा ये हट चुका है। अब हम डाउनलोड्स में जाते हैं, तो डाउनलोड में ये रहा पाइथन का इंस्टॉलेशन। इस पर डबल क्लिक करेंगे, तो डबल क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आता है पाइथन इंस्टॉल पाइथन 64 बिट के लिए। यहाँ पे इंस्टॉल नाउ है और कस्टमाइज इंस्टॉलेशन है, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऐड पाइथन 3.9 टू पाथ, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, ऐड पाइथन 3.9 टू पाथ, इस पर क्लिक करके इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि पाइथन के लिए इंस्टॉल करने के लिए ना बेसिक जो इसमें रिक्वायरमेंट होती है वो विंडोज 7 अल्टीमेट की होती है। अगर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज 7 अल्टीमेट है तो ये इंस्टॉल होगा। अगर अल्टीमेट नहीं है तो आपको अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर किसी के इसमें ये आ रहा था, मनीष अभी आपके में क्या दिखा रहा था वो एरर? नहीं मैम, वो उसमें लिखा था जैसे python.org पे आपने किया था, तो उसी में एक नीचे नोट लिखा था। यहाँ पर ही नोट लिखा हुआ था स्टार्टिंग पेज पर ही। शुरू में होम पेज पे ही मैम ये लिखा पाइथन 3. मैम बोल्ड में लिखा था, बोल्ड उसमें डाउनलोड डाउनलोड्स में मैम। डाउनलोड्स में ओके, नोट पाइथन 3.9 जो कैनॉट बी बटन है उसमें। यूज फॉर द विंडोज 7 और द अर्लियर। हाँ, तो ये विंडोज 7 या अर्लियर के लिए नहीं चलेगा, ये विंडोज 7 अल्टीमेट होना चाहिए। अगर आपके सिस्टम में विंडोज 7 अल्टीमेट है तो भी ये इंस्टॉल हो जाएगा, मिनिमम अल्टीमेट चाहिए। ठीक है, तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम किसी का अल्टीमेट से नीचे है तो नहीं चलेगा, इसके ऊपर पे ही, उसके ऊपर के वर्जन पे ही चलेगा। ठीक है, तो तभी ये वाला ऑप्शन आएगा, अदरवाइज कोई एरर का ऑप्शन आएगा। अगर आपकी विंडो सपोर्ट नहीं करती होगी पाइथन को तो यहाँ पे कुछ अलग से ऑप्शन आएगा। आप सपोर्ट करती होगी तो ये आपकी विंडो दिखा देगा जिसमें आपको ऐड पाइथन 3.9 टू पाथ करना है। इसको अगर आप नहीं करते हैं तो अलग से हमें पाथ में ऐड करना पड़ेगा। वो अभी हम इसको ओके करके कर देते हैं, फिर मैं आपको अलग से ऑप्शन भी बता दूंगी कि कैसे पाथ ऐड करते हैं। देन इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। ये इंस्टॉल हो रहा है, ज़्यादा कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है, सिंपल एक क्लिक पे आपका इंस्टॉल हो जाएगा पाइथन। ये एक एक करके इसकी वो पाथ में ऐड कर रहा है, सब कुछ कर रहा है।
तो अब ये आपका सेटअप हुआ सक्सेसफुल, यानी कि कम्प्लीटली आपका आ गया, ये सेट हो गया। और इसको हम करेंगे क्लोज। ठीक है, क्लोज करते ही आपका ये पाइथन मतलब इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको सर्च में जाना है और सर्च में आपको लिखना है पाइथन। ठीक है, आपको पाइथन मिलेगा तो पाइथन के अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, ये डिफरेंट ऑप्शन मिल रहे हैं, या फिर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम पाइथन, मैं आपको पूरा फोल्डर भी दिखा देती हूँ। ये रहा, यहाँ पे पाइथन का जो फोल्डर है, फोल्डर पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो पाइथन में ये सारे ऑप्शंस हैं, IDLE, पाइथन 3.9, ठीक है, पाइथन 3.9 मैनुअल और मैनुअल डॉक। तो इसमें अगर आप इस पर फर्स्ट पे क्लिक करते हैं तो IDLE का मतलब होता है ये आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो हमें जब भी अपना प्रोग्राम लिखना है तो हमें IDLE पे ही लिखना है, तो आपको हमेशा यही ओपन करना है। ये GUI है, GUI आपको इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इसको मिनिमाइज़ करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये रहा, तो यहाँ से ये GUI आपका शेल ओपन कर देता है, इट्स अ बेसिकली अ शेल। ठीक है, जहाँ पे आपका क्या करता है, यहाँ पे आप प्रोग्राम बना सकते हैं। ये 3 बार जो एरो दिखा रहा है ये पाइथन का ही शेल का दिखा रहा है। अब इसके अंदर जैसे आपको पाइथन आपको लिखना है तो आप यहाँ पे पाइथन लिख के एंटर करेंगे तो पाइथन नाम का कोई मतलब इसमें के अंदर कोई कोड नहीं है, तो इसलिए ये एरर बता रहा है। बाकी इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप इसमें नंबर प्लस कर सकते हैं, जैसे आपने 2 नंबर किया, इसने प्लस करके इसको शो कर दिया। आप प्रिंट के अंदर कोई भी कमांड आप दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके। अब इसने एरर दे दिया, एरर इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कॉमा नहीं दिया था। तो प्रिंट यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी आप लिखेंगे तो वही ये प्रिंट करके दिखा देगा। तो ये पाइथन का शेल होता है बेसिकली GUI एप्लीकेशन के लिए, जिसमें आप इसको बना सकते हैं प्रोग्राम। इसके अलावा जो पाइथन के अंदर वो भी दिखा देती हूँ, ये रहा पाइथन का जो आप इस पर अगर आप सेकेंड वाला क्लिक करते हैं पाइथन 3.9 तो ये कम्प्लीटली आपको कंसोल दिखाता है। ठीक है, कंसोल विंडो, कंसोल आपका ओपन करके दे देगा। इसमें भी आप प्रोग्राम कर सकते हैं बट सिंगल लाइन एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी किया। जैसे मैंने प्रिंट में ये प्लस, मुझे ये नंबर प्लस करना है। ठीक है, एंटर कर दो तो देखो इसने प्लस करके दिखा दिया, प्रिंट करके आंसर दे दिया। तो प्रिंट कमांड बेसिकली प्रिंटिंग के लिए यूज़ होती है, माइनस करना है माइनस कर देते हैं, ये यूज़ कर लिया इसने। और सिंपल भी अगर आप कैलकुलेशन आप करते हैं तो तब भी ये करके दिखा देता है आपको। ठीक है, तो ये कंसोल है आपका जो एक सिंगल लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। इसमें फ़ाइल नहीं बनेगी, तो फाइल बनाने के लिए हमें IDLE का ही यूज़ करना है। इसको क्लोज़ कर दिया, देन IDLE। ठीक है, इसको बनाने से पहले, प्रोग्राम बनाने से पहले मैं आपको इसका फ़ोल्डर बता देती हूँ कि हमारा पाइथन इंस्टॉल कहाँ पे होता है, पाइथन रहता कहाँ पे है, कहाँ पे ये सिस्टम पे जाके एग्जिस्ट करेगा। तो आप C लैंग्वेज में जाएंगे, C लैंग्वेज में आपका आता है प्रोग्राम यूज़र्स के अंदर जो आपका यूज़र है जैसे ESTC, इसके अंदर आपको ये ऐप डेटा नाम का एक फ़ोल्डर मिलेगा। ये ऐप डेटा बेसिकली जो ये फ़ोल्डर है ये हिडन रहता है, अभी भी दिख रहा होगा हिडन है। तो आप अपना व्यू में जाएंगे, सिस्टम के व्यू में जाके जो हिडन आइटम्स है इसको ऑन कर देना, अदरवाइज़ आपको ये ऐप डेटा फ़ोल्डर नहीं मिलेगा। तो ऐप डेटा फ़ोल्डर के लिए आपको हिडन आइटम ऑन करने पड़ेंगे। इस पर आप डबल क्लिक करिए, इस पर आप जाएंगे लोकल में आपको जाना है, लोकल में प्रोग्राम्स में पाइथन में यहाँ पे पाइथन का अलग अलग ऑप्शन आ गया। ये रहे, देखिए पाइथन 39, और 39 में आपके जितने भी प्रोग्राम आप बनाएंगे आपका यहीं आपके प्रोग्राम रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके प्रोग्राम्स यहाँ पे स्टोर होते हैं। ये अलग अलग टाइप के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। यहाँ पे DLL आपको मिल जाएगी पाइथन की जितनी भी है, डॉक्यूमेंट आपको अवेलेबल है, लाइब्रेरी अवेलेबल है, जो भी लाइब्रेरी आप इसके अंदर यूज़ करेंगे। ठीक है, टूल्स इसके अंदर अवेलेबल हैं।
तो जितने भी आपकी जो लोकेशन है, बाय डिफ़ॉल्ट जो लोकेशन होती है पाइथन का प्रोग्राम स्टोर करने की, वो यहीं आती है, प्रोग्राम यहीं पर ही आप स्टोर करेंगे जो सेव करेंगे फाइल। लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, पाइथन को आप कहीं पे भी आप स्टोर करिए, आप अपने सिस्टम पे कहीं पे भी स्टोर करेंगे, पाइथन को सेव करके कहीं पे भी आप रखिए, आपका वो प्रोग्राम जो है रन हो जाएगा। इसमें कोई पर्टिकुलर लोकेशन का कोई इसमें इशू नहीं होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दिया कि ये जो पाथ है, इस पाथ में आपका प्रोग्राम की फाइल्स, पाइथन की जो फाइल्स है वो यहीं रहती है। तो चलिए हम एक फ़र्स्ट प्रोग्राम बना के देखते हैं। तो ये जो IDLE है, इसमें आपको फाइल में जाना है, फाइल में जाके आपको न्यू में जाना है, और न्यू में जाके आप यहाँ पे अपना प्रोग्राम लिखेंगे। तो प्रोग्राम होता है कि मल्टीपल लाइंस आप लिख सकते हैं, जितनी मर्जी आपको लाइनें लिखनी है वो आप लिख सकते हो। जैसे मैंने एक वेरिएबल डिफाइन करा a, और उसके अंदर एक वैल्यू दे दी, जो अभी तक हम वेरिएबल देख रहे थे। एक और वेरिएबल मैंने डिफाइन कर दिया, उसके अंदर हमने वैल्यू दे दी, और अब मैं क्या कर रही हूँ, इस वैल्यू का प्लस कर रही हूँ। सिंपल एक प्रोग्राम हम बना रहे हैं कि दो वैल्यू का प्लस करना है। तो a = 50, b = 90, c = a + b, और अब मुझे इसकी वैल्यू को प्रिंट करना है, तो प्रिंट में आप क्या करेंगे, c। ठीक है, आप इस तरह से आप प्रिंट करेंगे। तो सिंपल हमने एक प्रोग्राम बनाया है दो वैल्यू का सम करने के लिए। आपने कोड लिखा, इसको सेव करेंगे। तो सेव में भी देखो लोकेशन वही बाय डिफ़ॉल्ट वहीं आ रही है। ठीक है, सी यूज़र ESTC ऐप डेटा लोकल प्रोग्राम्स पाइथन 39। ठीक है, तो वही लोकेशन है, आप इसको अपने लोकेशन पे चेंज कर सकते हैं। मैंने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बनाया है पाइथन के नाम से, ये रहा, पाइथन प्रोग्राम्स के नाम से। तो हम यहाँ पे हम प्रोग्राम को सेव कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं जो पहले से बनी हुई है। तो यहाँ पे जब भी आप प्रोग्राम सेव करेंगे तो प्रोग्राम का एक्सटेंशन देना है .py। तो मैं दोबारा से इसको first.py के नाम से इसको सेव कर देती हूँ। ठीक है, आप एक्सटेंशन लगाना नहीं भूलेंगे, एक्सटेंशन है py, और इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब ये प्रोग्राम रन कैसे होगा, तो रन करने के लिए यहाँ पे ये ऑप्शन अवेलेबल है, रन में जाएंगे और यहाँ पे रन मॉड्यूल, या फिर शॉर्टकट है F5 पे क्लिक करो, F5 आप प्रेस कर दो तो ये रन हो जाएगा। तो रन होने के बाद ये दिखा रहा है फर्स्ट py आपकी फाइल है जो आपकी रन होगी, और आंसर क्या है 140। तो इसने प्लस कर दिया। ठीक है, तो अब इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता रही हूँ कि एरर कैसे दिखाता है ये। जैसे मैं इंटरप्रेटर की बात कर रही थी, तो इंटरप्रेटर का काम क्या होता है कि लाइन बाय लाइन चेक करना, और जैसे ही उसको एरर मिले वहाँ पे ही रुक जाना। तो अब ये क्या एक्चुअल में ऐसा करता है, तो मैं इसमें कोई मैसेज पास करना चाह रही हूँ, तो मैंने कर दिया द सम ऑफ A and B is C। ठीक है, हमने एक स्टेटमेंट लिख दी। अब इस स्टेटमेंट में कोई एरर तो नहीं है। सेव करो, और सेव करके F5 प्रेस करो, इसने रन कर दिया। द सम ऑफ 50 and 90 इज़ 140। अब मैं आपको एरर भी दिखाती हूँ। मान लो सेम लाइन है, मैंने इसमें कर दी कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे मैंने कुछ भी एक कॉमा लगा दिया। ठीक है, एक एरर कर दिया। F5 करो, ओके, सेव करना है। इसने दिखा दिया इसमें, क्योंकि अभी भी कोई एरर नहीं है। यहाँ पे मैं प्लस करके A कर दूँ, अब देखते हैं। वैसे एरर अभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने वो 140 की जगह 190 कर दिया, उसने उसको प्लस कर दिया। एरर मैं यहाँ कर देती हूँ, क्योंकि हम जब किसी भी सिंटेक्स को, जैसे मैंने प्लस लगा दिया, अब देखो अब इसने एरर दे दिया लास्ट वाली लाइन में। तो यहाँ पे क्या है कि इसने दोनों लाइनें एग्जीक्यूट कर दी, पहले ये एग्जीक्यूट करा, इसने ये लाइन एग्जीक्यूट करी, बट उसके बाद इसने क्या कर दिया, इसने हमें एरर शो कर दिया। एरर क्या है, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट str। हाँ जी मैम, थोड़ा सा जूम करके दिखाइएगा मैम, बहुत छोटा बहुत छोटा दिख रहा है, मतलब दिख रहा हूँ ये वाला छोटा दिख रहा है या फिर ये छोटा दिख मैम। रहा है? हाँ मैम, थोड़ा सा ये जो, हाँ मैम, ये वाला छोटा मैम दिख रहा है। कॉमास वगैरह क्या लगे हैं वो साफ ओके साफ से दिख नहीं पा रहा है। ओके ओके ओके, एक सेकेंड। इसमें ऑप्शन अवेलेबल है,
इसमें देखिए अगर आपको यहाँ पे छोटा दिख रहा है तो मैं आपको ऑप्शन बता देती हूँ। ऑप्शन में जाएंगे, कॉन्फ़िगर IDLE में जाएंगे, यहाँ पे आप इसका यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको फ़ॉन्ट साइज़ फ़ॉन्ट स्टाइल बदलना है आप यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल बदल सकते हैं, ठीक है। आपको साइज़ बढ़ाना है तो यहाँ से हम साइज़ बढ़ा देते हैं। तो मैंने 20 साइज़ कर दिया और ओके कर दिया। अब दिख रहा है, विजिबल है? जी मैम, जी मैम, यस मैम। थैंक यू। ठीक है, तो ऐसे करके हमने साइज़ बढ़ा दिया। तो यहाँ पे एरर क्या दे रहा है, यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया। प्लस कॉन्कैटिनेट नहीं करता, पाइथन में कॉन्कैटिनेट करने के लिए कॉमा यूज़ किया जाता है। जैसे अगर आपने ये जो ग्रीन कलर में जो आपने लिखा वो टेक्स्ट है, स्ट्रिंग है, देन कॉमा लगाया, कॉमा के साथ वेरिएबल, फिर आपको स्ट्रिंग ऐड करना है, देन कॉमा, मतलब कॉमा के साथ आपको कॉन्कैटिनेट करना है वेरिएबल और स्ट्रिंग को, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने प्लस लगा दिया तो प्लस लगाते ही इसने एरर शो कर दिया। दोबारा से मैं दिखा देती हूँ, F5 जैसे ही आप प्रेस करते हो तो देखो इसने प्रॉपर एरर दिखा दिया इसने कि आपका नॉट इंट, यानी कि ये जो प्लस सी लगा रहे हो मतलब ये प्लस काम नहीं करेगा। तो स्ट्रिंग यानी कि str में इंटीजर मतलब इस तरह का ये काम नहीं करता है। तो ये आपका इंटरप्रेटर है कि दो लाइनें जहाँ तक ठीक थी वहाँ तक तो इसने दिखा दिया, बट जहाँ पे एरर आया वहाँ पे उसने एरर दे दिया जिस लाइन से। तो एरर के बाद वाली लाइनें एग्जीक्यूट नहीं होती हैं। ये इसका पाइथन में इस तरह से काम होता है, ठीक है। इतना क्लियर है सबको? यस मैम। हाँ जी, यस ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप एक बार डिक्लेरेशन करके देखना कि ऐसे मल्टीपल डिक्लेरेशन आपकी हो सकती है, मल्टीपल वैल्यू आप असाइन कर सकते हैं। और इसके अंदर कौन कौन से डेटा टाइप्स है, चलिए थोड़ा सा डेटा टाइप्स का मैं इंट्रोडक्शन आज दे देती हूँ, बाकी इसके एग्जांपल मैं कल बताऊँगी। तो इसमें आपका नंबर होता है, वैसे तो हमें डेटा टाइप देने की ज़रूरत नहीं होती, बट आप फिर भी इसके अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं। एक होता है नंबर जिसमें आप नंबर्स दे सकते हैं, दूसरा होता है स्ट्रिंग जिसमें आप कोई नेम या कोई लाइन आप दे सकते हो, बेसिकली कैरेक्टर्स का। इसमें डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप है, एक लिस्ट आ जाता है, एक टपल आता है और एक डिक्शनरी आती है। ये तीन जो डेटा टाइप्स हैं ये डिफरेंट डेटा टाइप है, अपने डेटा टाइप है इसके पाइथन के, लिस्ट एंड टपल एंड डिक्शनरी। अब ये लिस्ट क्या होता है, जैसे अगर आप नंबर की बात करें तो नंबर तो सिंपल कोई भी नंबर हो गया, आपने 10 लिखा, 30.5 लिखा, वैसे जो पॉइंट्स वैल्यू होती है उसको फ्लोट कहा जाता है, बट वो भी पाइथन के अंदर नंबर्स में ही कैलकुलेट होता है, ठीक है। जो स्ट्रिंग होता है वो इस तरह से स्ट्रिंग हो गया, जैसे हेलो पाइथन लिखा, हाउ आर यू लिखा, तो आप सिंगल कोट के अंदर आप स्ट्रिंग दे सकते हैं, डबल कोट्स के अंदर भी दे सकते हैं और ट्रिपल कोट के अंदर भी दे सकते हैं। यानी कि इसके अंदर कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है सिंगल डबल या ट्रिपल, तीनों अलग अलग होते हैं, पाइथन में एक जैसा लिखा जाता है। लेकिन अगर हम सी और C++ की बात करें तो उन दोनों में सिंगल कोट अलग होता है, डबल कोट अलग होता है। सिंगल कोट कैरेक्टर के लिए दिखाया जाता था, डबल कोट स्ट्रिंग के लिए दिखाया जाता था। तो यहाँ पे आप कोई सा भी कोट यूज़ कर सकते हैं। देन इसमें आता है स्लाइस ऑपरेशन। स्लाइस ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि आप जो पाइथन के अंदर कोई वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमने एक स्ट्रिंग यूज़ करा तो आप उसके अंदर डिफरेंट टाइप के फंक्शनैलिटी यूज़ होते हैं, जैसे str1 0:2। एक मिनट, इसका एग्जांपल चलिए मैं प्रैक्टिकली आपको कल बताऊंगी। थोड़ा लिस्ट देख लेते हैं कि लिस्ट होता क्या है। लिस्ट जो आपकी डेटा टाइप होता है ये एरे से रिलेटेड है। जैसे सी में जो एरे होता था कि आपका सी में जो एरे यूज़ होता है वो इसलिए यूज़ होता था कि एक ही टाइप के डेटा का कलेक्शन, ठीक है। बट यहाँ पे जो लिस्ट यूज़ करता है वो डिफरेंट टाइप के डेटा का कलेक्शन यूज़ करता है, कि डिफरेंट टाइप के डेटा होते हैं। द आइटम स्टोर्ड इन द लिस्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय द कॉमा, यानी कि हमें कॉमा से अलग अलग आइटम हम स्टोर कर सकते हैं। और जो लिस्ट हमेशा दिखाई जाती है वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में दिखाई जाती है। एग्जाम्पल, जैसे एक वेरिएबल लिया हमने L और उसके अंदर हमने ये वैल्यू स्टोर कर दी 1, हाई, पाइथन, 2। तो ये डिफरेंट टाइप की वैल्यू है, एक इंटीजर है मतलब एक नंबर है और एक आपका स्ट्रिंग है। तो आप अलग अलग टाइप की वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं। इसके भी आपके कुछ फंक्शंस हैं, ये फंक्शंस में मैं कल बताऊंगी।
जस्ट मैं लिस्ट का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। तो लिस्ट में भी हमेशा जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 कंटिन्यूअस एलोकेशन जाता है, लोकेशन होता है। देन इसके कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, वो भी मैं आपको कल बताऊंगी कैसे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर आता है टपल, और इसके बाद आता है डिक्शनरी। टपल क्या है कि टपल इज़ अ सिमिलर लिस्ट की तरह ही यूज़ होता है, बट टपल ऑल्सो कंटेन द कलेक्शन ऑफ द आइटम इन अ डिफरेंट डेटा टाइप। ये भी आपके डिफरेंट डेटा टाइप का कलेक्शन यूज़ करता है, और ये भी कॉमा से सेपरेट होता है, बट इसको डिक्लेयर करने के लिए पैरेंथेसिस का यूज़ किया जाता है, इन ब्रैकेट्स का यूज़ किया जाता है। और टपल रीड ओनली डेटा स्ट्रक्चर होता है, यानी कि आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। टपल में जो एक बार डिफाइन कर दिया वही डिफाइन हो जाएगा। आप उसके अंदर कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हैं तो नहीं ऐड ऑन होता है, इसलिए टपल को इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट बोला जाता है। इम्यूटेबल का मतलब होता है जिसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो आप, इम्यूटेबल। और जो लिस्ट होती है वो आपकी म्यूटेबल होती है, इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। ये दो वर्ड होते हैं, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। तो इस तरह से टपल डिफाइन किया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद टपल के भी अपने कुछ फंक्शंस होते हैं, वो फंक्शंस प्री डिफाइन है। लिस्ट एंड टपल में डिफरेंस, चलिए ये मैं कल बताऊंगी। और इसके बाद डिक्शनरी यूज़ होती है। डिक्शनरी जो हमारी होती है ना, वो की वैल्यू पेयर पे यूज़ होती है। की वैल्यू पेयर का मतलब होता है इसमें एक की होती है, एक वैल्यू होता है। जैसे कि फादर्स नेम और फिर फादर का नाम आ जाता है, तो फादर नेम इज़ अ की और फादर का नेम जो है वो वैल्यू है। नेम इज़ अ की और मेरा नाम अगर मैंने लिख दिया तो वो वैल्यू होती है। तो की वैल्यू यानी कि एसोसिएटिव होता है। जैसे कि ये इसको जो डिफ़ाइन किया जाता है वो कर्ली ब्रेसेस में डिफ़ाइन किया जाता है। कर्ली ब्रेसेस से आप डिफ़ाइन करते हो, तो इसमें की कैसे दिखाई जाती है? 1 इज़ अ की, कॉलन के बाद उसकी वैल्यू। 2 इज़ अ की, कॉलन के बाद उसकी वैल्यू। 3 इज़ अ की, कॉलन के बाद उसकी वैल्यू। 4 इज़ अ की एंड कॉलन के बाद उसकी वैल्यू। तो इस तरह से आप की वैल्यू का पेयर आप दिखा सकते हैं डिक्शनरी में। तो डिक्शनरी कुछ इस टाइप का आपका डेटा स्टोर करता है। तो फिलहाल मैंने आपको लिस्ट, टपल और डिक्शनरी ये तीनों का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया है। इसको हम डिटेल में अब हम कल पढ़ेंगे कि हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे इस पे प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, कैसे डेटा स्टोर करते हैं, ये सब हम कल देखेंगे। तो आज का हमारा पाइथन का इंट्रोडक्शन हुआ। पाइथन हमने इंस्टॉल करना सीखा, पाइथन में हमने प्रोग्राम बनाना सीखा। तो जितना भी आपका इसके अंदर प्रोग्राम है, तो आप ये पीपीटी देख के उसमें से कुछ आप बना सकते हो, आगे का भी आप बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इन सबको करके देखिएगा, ठीक है। तो आज का समझ में आया? क्लियर है इतना? यस मैम। ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अगली क्लास में आगे का देखेंगे।